देखिए, लड़की प्रकरण में जो जहाँ तक बात है उसको विद्यालय स्तर से भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया और 8-10 दिन के अंतराल के बाद जो हमारे एक स्थानीय शिक्षक है मिथिलेश पाठक, वो जातीय उन्माद फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित कर करके उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया। उसमें मैंने बताया जो कि हम लोग सारे शिक्षक मिलकर करके इसको मामला को, और ऐसा भी विजय कुमार ने कुछ ऐसा नहीं कहा था, लेकिन जब सब सारे ग्रामीणों ने कहा जो कि नहीं, ये जो भी बोला है तो इस पर इसको माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो उन्होंने सारे शिक्षकों के बीच में माफ़ी भी मांग लिया। और माफ़ी मांगने के बाद भी मिथिलेश पाठक ने उस बात को इस तरह से तूल दिया जो बच्चों को दिग्भ्रमित कर करके, ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर करके एक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग तक पहुंच गई बात। चूँकि हम लोग इससे अलग थलग अपना बैठे हुए थे, लेकिन विभाग ने उसके बाद जांच टीम बैठाई। जांच टीम में स्थानीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला से आए और हमारे पीओ मैम भी आई। उसके बाद वो यहाँ जांच किए, सारे शिक्षकों से बयान लिए और यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए जो विद्यालय में उसकी जो गतिविधि थे उसे देख करके उन्होंने इसके खिलाफ जांच रिपोर्ट विभाग को दिया। विभाग जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होकर करके मिथिलेश पाठक को भी उन्होंने निलंबित कर दिया। आप दाता सदस्य के परिवार से आते हैं, जो भूमि दान किए हैं उनके सदस्य परिवार से आते हैं, और विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, साथ ही जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 29 जनवरी 2007 को ही इस विद्यालय में योगदान किया, क्योंकि मेरा भावनात्मक संबंध इस विद्यालय से रहा है। इसलिए कि मेरे स्वर्गीय दादा ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा इस विद्यालय को जमीन दान दी गई थी, और विद्यालय में उस समय आया था जब यह विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा था। तो मैंने सोचा जो कि उस धरती का भी कुछ कर्ज है, और मेरा भी पठन पाठन, मैं 7 और 7वीं और 8वीं की पढ़ाई मैं उच्च विद्यालय सिमरबनी से किया था। यद्यपि मैंने मैट्रिक पास किया रानीगंज से, लेकिन एक भावनात्मक संबंध हो गया, क्योंकि उससे पहले विद्यालय में एक ही शिक्षक थे और एक ऐसी घटना घटी थी जो ये इलाका अपराधियों का शरण स्थल ही बन चुका था, और अपराधी लोग यहाँ जो पदस्थापित शिक्षक थे पूर्व में, उससे रंगदारी मांगा करते थे। जो तत्कालीन एक शिक्षक थे जामा साहब, उनसे रंगदारी मांगी गई थी। वो ट्यूबवेल पर स्नान कर रहे थे और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तो चूंकि मैं इस सेवा में नहीं आया था, मैं दूसरे सेवा में था, जब हम लोगों का नियोजन प्रारंभ हुआ तो मैंने कहा जो कि क्योंकि उस धरती का मेरे पर कर्ज है और मेरे दादाजी का बनाया हुआ विद्यालय है, मैं जा करके उस विद्यालय को पुनः उसका जो गौरवमयी अतीत है जो बहुत पीछे छूट गया है, उसको संवारने का काम करूँगा। कालक्रम में सरकार की नीति के कारण बहुत सारे शिक्षक आते गए और हम लोग पठन पाठन के क्षेत्र में विद्यालय को सजाने और संवारने का काम किया। लेकिन 2017 में स्थानीय शिक्षक श्री मिथिलेश पाठक का यहाँ नियोजन हुआ। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, चलो मैं पहले अपने गांव का एक ही है, एक दूसरे शिक्षक भी आए। लेकिन आने के साथ ही पहले तो शुरू में ये ठीक ठाक रहा, लेकिन उसी क्रम में 2018 में हमारे विद्यालय में भी NIOS का ट्रेनिंग सेंटर बना, क्योंकि सरकार का एक डायरेक्शन आया था, अब वही आदमी शिक्षक वही व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं जो ट्रेंड होगा। तो सरकार के पास ट्रेनिंग संस्थाएं नहीं थी, तो लगभग प्रदेश के सारे उच्च विद्यालयों को NIOS का केंद्र बनाया गया, और विद्यालय के ही सारे शिक्षक उसमें कोऑर्डिनेटर बने, मेंटर बने। मेरे यहाँ भी 185 प्रशिक्षणार्थियों का ट्रेनिंग हो रहा था। मैं उस समय जिला मुख्यालय में
एक मूल्यांकन केंद्र पर कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत था और तत्कालीन प्रधानाध्यापक उस समय में श्री इंद्रकांत ठाकुर जी थे। और उन प्रशिक्षणार्थक अभ्यर्थी जो है, ट्रेनिंग के जो अभ्यर्थी थे, उनसे इन लोगों ने अवैध वसूली का कार्यक्रम शुरू किया। अवैध वसूली इस रूप में जो कि आप घर पर रहिए, हम आपका अटेंडेंस बना देंगे, लेकिन हम आपसे उसके एवज में 4,000 5,000 प्रति प्रतिभागी लेंगे। इसका तो एक पत्र भी शायद वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पर पत्र भी वायरल हो रहा है। 2018 का मामला है क्या? क्योंकि इन्होंने सारे शिक्षकों का चरित्र हनन किया है और विभाग के पास पहले से अभिलेख मौजूद है और अब इसलिए वायरल हो रहा है। वायरल हम लोगों ने नहीं किया है, विभाग के पास पहले से मौजूद है। ये निलंबन होने के बाद भी बच्चों को उकसाने का काम किए, ग्रामीणों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। उसको उकसा करके इन्होंने विद्यालय में 2 दिन तक अपने से चाबी लेकर करके बच्चों को दे करके इन्होंने ताला लगवाया और रोड भी जाम करवाया। और इन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस निलंबन को नहीं मानते हैं, हम और देखते हैं मेरा निलंबन कैसे वापस नहीं होता। तो हम लोग मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि विभाग को अपना काम करना था। हम लोग इसीलिए छोड़ दिए अपना विभाग। ये विभाग का मामला है, ये विभाग को चैलेंज कर रहा है, तो ये जाने और विभाग जाने, हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो चूँकि ये ट्रेनिंग की बात आपने पूछा 2018 में, तो उसमें इन्होंने जो अवैध वसूली किया, अवैध वसूली को लेकर ही आपस में शिक्षकों को का भिड़ंत हो गया। क्योंकि एक शिक्षक रोशन थे जो TR3 में पश्चिम चंपारण चले गए, उन्होंने इस अवैध वसूली का विरोध किया था, जिसमें इन्होंने उसका माथा फोड़ दिया था। इसमें केस भी हुआ, काफी पेपर में भी मामला आया था। इसका प्रमाण तो होगा, ढेर सारा प्रमाण है, सारा उस विद्यालय में भी लेख है, जिसको दिया तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी संबंध में, जो हमारे तत्कालीन हेडमास्टर थे इंद्रकांत ठाकुर जी, उन्होंने दिया है। और जरूरत पड़ने पर वो अपने अभिलेख आप चाहेंगे तो आपको भी उपलब्ध कराया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये आने के साथ ही, क्योंकि इस सेवा से पहले ये शायद इंदिरा आवास सहायक था, तो इसकी आदत पहले से ही अवैध वसूली की रही है। और फिर भी उस प्रकरण में जो तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी थे और ग्रामीणों के द्वारा उस मामले का को मिला जुला करके समाप्त करवा दिया। मैंने भी प्रयास किया कि विद्यालय का पठन पाठन बेहतर माहौल में हो। कुछ दिनों तक तो ये उसके बाद ठीक ठाक रहा, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये क्या किया, यहाँ कोचिंग का संचालन करने लगा बड़े पैमाने पर। और कोचिंग संचालन के क्रम में ये क्या करता था, जो कि कोचिंग में ही छुट्टी 9 साढ़े 9 बजे ये देता था और जितना सत्र समाप्त होने के बाद इसका विद्यालय आगमन होता था। इसके बाद कोचिंग में सारे छात्र और छात्राएं और ये कोचिंग में बच्चों को कहा करता था, जो हम तुमको 20 में 20 नंबर देंगे, मैट्रिक के छात्रों को, इंटर के छात्रों को कहा करता था तुमको 30 में 30 नंबर देंगे। हमारे सामने किसी शिक्षक का औकात नहीं है जो कि तो उस नंबर को देने से कोई रोक लेगा। और ये मार्क्स फोलियो भी लेके, तो कुछ शिक्षकों ने हमको कहा जो कि सर ये तो मार्क्स फोलियो घर पे लेके चला जाता है, वहाँ ये दोहरी नीति अपनाता है। जो बच्चे इसके यहाँ पढ़ते हैं उसको ये पूरा का पूरा नंबर देता है, जो बच्चे दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं या विद्यालय में ही पढ़ते हैं या कोचिंग नहीं करते हैं उसको ये कम नंबर देता है। तब हमने इनको कहा नहीं, आप मार्क्स फोलियो नहीं ले जाएं, आप विद्यालय में रहने दें। विद्यालय में जो बच्चा नियमित आता है, जो अच्छे बच्चे हैं उसको पूर्णांक होगा। जो जिन बच्चों का जो मेरिट के आधार पर बोले मार्किंग के लिए, लेकिन हमने तब भी ये कहा था कि नहीं, अपने विद्यालय का नंबर है, अधिकांश नंबर दीजिए। तो इसी बात से ये खैर खाए था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के नाम पर भी बच्चों से अवैध उगाही करने का काम हमेशा करते हैं। तो ये क्या सही है कि एक सरकारी शिक्षक सरकारी सेवा में होते हुए निजी शिक्षण संस्थान का संचालन करे? मामला यहीं से प्रारंभ होता है। इसके विरोध में किसी ने माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी या तो ACS महोदय, आप जिसको भी मिला हो, लेकिन उन्होंने एक दिन जांच के लिए विद्यालय आया, उनका आगमन हुआ था। तो उन्होंने इनको कड़ी चेतावनी के साथ कहा था
तुम अगर कोचिंग का संचालन करते हो तो उसको अविलंब बंद कर दो, जिससे विद्यालय का व्यवस्था पठन पाठन का माहौल बेहतर हो सके। लेकिन इन्होंने कोचिंग को बंद नहीं किया। उसी क्रम में इसको लगा कि विद्यालय के ही मतलब शिक्षक लोगों ने मेरा शिकायत किया, और उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इन्होंने सारी का मतलब अपने ट्यूशन के बच्चों को, पूर्ववर्ती छात्रों को भी उकसा करके, भड़का करके, ग्रामीणों को भी, इस बीच में जो ये सारी घटनाएं घटी, जब इसका निलंबन हुआ, जो कि ये प्रमाणित हो गया, जो डीपीओ मैम आई थी, एक बच्ची ने दिया, हाँ सर ये पढ़ाते हैं, 4,000 रुपया प्रति छात्र देते हैं और गारंटी भी लेते हैं कि वो प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा नंबर देंगे। ये सब चीज़ की जो पुष्टि हुई, तो चूंकि ये विभागीय नियम के विपरीत था और उस आलोक में इसका निलंबन हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक आवेदन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर है, उसके बाद अन्य लोगों का भी हस्ताक्षर है, इसमें आपके ऊपर, और एक शिक्षक हैं रुपेश यादव, उनका भी नाम का जिक्र है, और कई सारा गंभीर तो नहीं कहा जा सके, कई सारा आरोप लगाया गया है कि आप जिस पद पे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद पर रहते हुए, और आप मनमानी करते हैं। ऐसे ही कई सारे आरोप लगाए हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? मैं आपको बता दूं, मुझे हास्यास्पद लगता है, मैंने भी उस आवेदन को देखा है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे पिताजी उस गांव के पहला ग्रेजुएट थे, वो भी हेडमास्टर थे, मेरी माँ भी शिक्षिका रही है, मेरे रग रग में एक शिक्षक का ही थी। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि ये रंगदारी का अड्डा बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व थे जो विद्यालय को हैक करके रखे थे, जिसका इंटरफेरेंस था। तो मैंने उसका पुरजोर विरोध किया। धीरे धीरे विद्यालय व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित होने लगा, और चूंकि मेरे बड़े भाई राजनीति से जुड़े हुए हैं, पूर्व में यहाँ के इस पंचायत के मुखिया भी हो रहे हैं। जिस समय वो मुखिया थे, उस समय उनके द्वारा यहाँ इस विद्यालय का तालाब साफ कराया गया, उसमें मछली डाला गया था मछुआरे के द्वारा। तो मछुआरा एक दिन मारने आया था, तो मैंने उनसे पूछा तुम क्यों मरवा रहे हो? तो बोले क्या मुखिया जी बोले हैं। हम बोले देखो मुखिया जी को जाके तुम बोल दो, ये तालाब विद्यालय का है, इसका देख रेख विद्यालय की जवाबदेही होती है, और ये जो भी संपत्ति हो विद्यालय का है, मैं इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा। मैंने मुखिया जी का भी विरोध किया, मैंने अपने भाई का विरोध किया। यहाँ के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व में एक सरपंच भी रहा है, जिसका बहुत ही गलत कार्यों में उसकी संलिप्तता रहती है। स्थानीय मुखिया, क्योंकि मेरे भाई को हरा कर ही वो मुखिया हुए, ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करके इनको लगता है कि मैं किसी स्थानीय राजनीति को मैं प्रभावित करता हूँ, जबकि मेरा उनके पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहता है। न तो मैं चौक तक पर भी नहीं जाता। आप चौक पर भी जा करके दुकानदार से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं विद्यालय अवधि के बाद भी मैं कभी जाता हूँ, या किसी ग्रामीण के यहाँ पंचायती चुनाव के कार्यक्रम में आज तक मैंने अब किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करके। हाँ, एक बात और है, ये विद्यालय पशुओं का चारागाह बना हुआ। तो हमने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार बाबू से आग्रह करके कहा, सर हमारा विद्यालय इस प्रखंड का सबसे पुराना विद्यालय है, तो उन्होंने हमारे यहाँ आधा बोर्ड करवा दिया। और वर्तमान के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उन्होंने भी एश्योर किया मैं इनको करवा दूंगा। तो मैं इन लोगों के विद्यालय अवधि में ये लोग मवेशी उसमें चराने के लिए ग्रामीण को लाते हैं, जो उन ग्रामीणों को प्रभावित करने के लिए, जो कि ये मेरा वोटर है, उस अपने राजनीतिक लालच में इसको लगता है जो कि नहीं, ये व्यक्ति जब चला जाएगा इस विद्यालय को जो पूर्व की अवस्था थी 2007 से पहले, उसी तरह हम चारागाह बना देंगे, इसको ये केन प्रकार किसी तरह से यहाँ से हटाओ। और कोई और मेरे पक्ष में और इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, सिर्फ यही मुद्दा मिलता है, इसको किसी तरह यहाँ से हटा दो। अगर मैं गलत कार्यों में संलिप्त रहता
मैं 10 वर्ष से शिक्षक हूँ। हमारे यहाँ शिक्षक संघ का जो चुनाव होता है वो प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। हमारे ऊपर जातिवादी गतिविधि का भी आरोप मिथिलेश पाठक ने लगाया है। मैं आपको बता दूं, जिले में मेरे कार्यकारिणी में 4 से 5 ब्राह्मण हैं जो मेरे ही कैबिनेट में, जिनको जो मेरे ही पैनल में चुनाव जीत के आए। और मैं 72 हमारे वोटर्स थे पूरे जिला में, 72 में 54 वोटर्स ने मुझे वोट दिया था। मेरा जो जिला संघ का चुनाव हुआ था, आप मेरे विद्यालय में सारे शिक्षकों को, इनको छोड़ करके एक से पूछ सकते हैं मेरा शिक्षकों के प्रति क्या व्यवहार। मैं बार बार इन लोगों को कहता हूँ, मेरे ऊपर ये मेरे ग्राम में कुछ मेरे जो विरोधी हैं, मेरे विरोधी नहीं, मेरे भाई के जो विरोधी हैं राजनीतिक कार्यकाल में, उनका कहना है हेडमास्टर इसी से पूछ के करते हैं, हेडमास्टर इसी से पूछ के करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिला के जितने भी हाई स्कूल हैं, तमाम हेडमास्टर हमसे जो उनको कोई स्थानीय समस्या होती है, चाहे वो विद्यालय के संचालन करने में हो, चाहे और भी गतिविधि विभाग से जो होता है, क्योंकि संगठन और सरकार हमेशा आमने सामने होता है। जो संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम होता है मुझे हर एक शिक्षक को जोड़ना, क्योंकि मेरी लड़ाई हमेशा सरकार से होती है शिक्षकों के हित के मुद्दे पर। लेकिन फिर भी मैं पूरे जिला का अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा दिल अगर धड़कता है तो हमेशा इस विद्यालय के लिए धड़कता है। इस वर्तमान समय में भी मैंने इस 8 दिन के अंदर भी मैंने माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है। उन्होंने लगभग 4 दीवारी भी मेरा स्वीकृत कर दिया है। हमारे यहाँ 6 कमरे का भवन भी स्वीकृत हो गया है, 6 मेरे यहाँ शौचालय भी स्वीकृत हो गया है। और मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, तीनों संकाय के जो विज्ञान के हैं उसका लेबोरेटरी भी हमको मिल गया। तो बड़ी उपलब्धि है। फिर भी लोग इस बच्ची के विवाद को, एक मतलब छात्रा के विवाद को राजनीतिक रंग दे दिए। यही दुर्भाग्य है सिमरबनी का। सिमरबनी साधारण धरती वो नहीं है, वो पंडित रामदेनी द्विवेदी तिवारी थे, उनकी वो धरती है। ये सत्यनारायण भगत की धरती है। ये हमारे पुरखों के गुरुदेव असरफी बाबू की धरती है। ये ठाकुर प्रसाद सिंह की धरती है। ये स्वर्गीय रमानंद सिंह की धरती है। इस धरती ने बहुत अनमोल रत्न को पैदा किया है। ये फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक साहित्यकार है, जो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार है, वो भी सिमरबनी की धरती पर। लेकिन आज का जो समाज है वो दिशाहीन हो गया है। हमारे विद्यालय में सिर्फ हंगामा करने का एक प्रयास किया जाए। मेरा विद्यालय नहीं, वो सिमरबनी के विद्यालय में, वो सिमरबनी जो उसका अपना विद्यालय है, उसको अगर हमसे तकलीफ था, हमारे किसी आचरण से तकलीफ था, 19 वर्षों में समाज के 5 गणमान्य व्यक्ति से आप पूछ ले, कभी हमसे या मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे विचार से या शैक्षणिक गतिविधि में मेरे द्वारा किसी प्रकार का रंगा लगाया गया है तो कभी उन्होंने हमसे आके कहा। मुझे बड़ी खुशी होती अगर समाज के 10, 20, 25, 50, 100 गणमान्य व्यक्ति आके कह देते, आप स्थानीय शिक्षक हैं, आपने विद्यालय को संचालन करने में असफल आप रहे हैं, आप अपना स्थानांतरण करा लीजिए। तो उन लोगों के आवेदन देने की जरूरत नहीं थी। मुझे नौकरी करना, हम सरकारी मुलाजिम हैं, मैं शहर चला जाने के लिए मैं विद्यालय से तैयार हो जाता, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन इस तरह से गलत आरोप लगा करके मुझे काफी ठेस पहुंचा है, मुझे काफी ठेस पहुंचा है। ये एक पक्षीय सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ग्रामीणों ने साथ